यहाँ पर जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं एडू अविग्ना चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसमें जिद्दी और पैशनेट स्टूडेंट्स का स्वागत है जिस पर चैनल पर, और उसका नाम है एडू अविग्ना। जो आप जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हीटोथर्मोडायनेमिक्स। हीटोथर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स आप देख चुके हैं, जिसमें हमने सीपी, सीवी और गामा के ऊपर बात की थी। सीपी सीवी के रिलेशनशिप पे बात हुई थी और काफ़ी डिटेल डिस्कशंस हुए थे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं एडू अविग्ना से तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर एक ऐप अवेलेबल है अविग्ना एजुकेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर एडू अविग्ना है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिटेल पीडीएफ, पीपीटी, कंटेंट, नोट्स, मटेरियल बहुत कुछ मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर एडू अविग्ना चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, और यूट्यूब के थ्रू भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल पर एडू अविग्ना पर मैं जेईई और नीट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस वीडियोस बना करके अपलोड करूँगा। कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड करूँगा मैं नीट और जेईई का इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि एडू अविग्ना पर एक कोर्स है जेईई फिजिक्स। इस जेईई फिजिक्स की जो कॉस्टिंग है वो 2500 है, लेकिन वहाँ अगर आप डिस्काउंट कूपन रन करते 2000 का तो इसकी कॉस्टिंग 500 प्लस समथिंग अप्रॉक्स पड़ती है, क्योंकि वो जो भी इंटरनेट चार्ज है जो भी लगते हो, तो 500 प्लस समथिंग का ये कोर्स आपको मिलता है, जिसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन कंटेंट मिलेगा आपको जेईई फिजिक्स के लिए। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को परचेस नहीं करा है तो इस कोर्स को परचेस करिए, और यहाँ पर साल भर का पूरा आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा सिर्फ 500 रुपीज़ में, कि जहाँ से आप कंटेंट को डीप स्टडी कर सकते हो। और ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेज कूपन कोड के साथ अवेलेबल हैं जिनकी कॉस्टिंग लेस देन 500 भी है, तो आप वहाँ जाकर के और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। चलिए, हीट और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें हीट और थर्मोडायनेमिक्स की तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। इनकी पीडीएफ, पीपीटी भी आपको अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर। जिस क्वेश्चन से मुझे आज स्टार्ट करना है, ये वाला, तो आप ध्यान समझिए ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है। कार्नोट इंजन पर। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? कार्नोट इंजन पर। और अगर कार्नोट इंजन की बात करें हम तो इसमें क्या होता है, दो आइसोथर्मल एक्सपांशन और दो एडियाबैटिक एक्सपांशन। एक आइसोथर्मल एक्सपांशन, एक एडियाबैटिक एक्सपांशन, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक एडियाबैटिक, ये सबको पता है इसके अंदर। व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन क्या? वर्क आउटपुट, यही होगा। अब हीट सप्लाइड हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन वर्क आउटपुट। इसलिए जो एक्चुअल इंजन होती है उसकी इफिशिएंसी क्या होती है? लेस देन 100%। एग्री करते हैं इस बात सभी? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलिए, इवन अ कार्नोट इंजन कैन नॉट गिव 100% इफिशिएंसी बिकॉज वी कैन नॉट। कार्नोट इंजन 100% इफिशिएंसी भी नहीं दे सकता, ठीक है। कार्नोट इंजन 100% इफिशिएंसी नहीं दे सकता, और बाकी इंजन बोले वो तो दे ही नहीं सकते। फिर तो क्या कारण है कि कार्नोट इंजन 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता? इस बात को आपको समझना चाहिए। आप मेरा कार्नोट इंजन के ऊपर लेक्चर देख लीजिए, उसके अंदर पूरा मैंने ग्राफ बना करके समझाया कि क्या होता है कार्नोट इंजन और कैसे एफिशिएंसी पे काम होता है। इसका जो ग्राफ बनता है कार्नोट इंजन का, वो कुछ ऐसा बनता है, सभी ने पढ़ा होगा। यहां पर किसी को याद है यहां पर क्या होता है? हीट सप्लाइड, और यहां पर हीट रिजेक्टेड। ये वाली प्रोसेस कौन सी होती है? आइसोथर्मल। ये वाली एडियाबैटिक। ये वाली, तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये एडियाबैटिक एक्सपांशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये एडियाबैटिक। यही होता है इसके अंदर। तो इसका वीडियो एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कितना है? ये वाला टेम्परेचर, ये आइसोथर्मल कर्व्स होते हैं। तो इनके और बहुत डिटेल में उस वीडियो में मैंने बात की है। इफिशिएंसी का फॉर्मूला एक ये था, और एक और फॉर्मूला क्या था? और एक और फॉर्मूला क्या बना था? ये फॉर्मूला इफिशिएंसी के हैं कार्नोट इंजन में, जो आपको काम आएंगे। 1 - Q2 अपॉन Q1 और 1 - T2 अपॉन। एक और फॉर्मूला क्या था जिसके थ्रू काम बहुत अच्छे से जम जाता था? तो दोस्तों इस बात को बहुत ध्यान समझना कि ये जो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो मैं इसको बोलता हूँ। आज जो आप पढ़ने जा रहे हो उसमें ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, Q2 अपॉन Q1 T2 अपॉन T1 के इक्वल। 1 - Q2 by Q1 1 - T2 by T1 के इक्वल। दिस इज द हार्ट ऑफ द
क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ तक आई थिंक सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ जाऊँ। हम कार्नोट इंजन में 100 डिग्री एफिशिएंसी को क्यों अचीव नहीं कर पाते? प्रिवेंट रेडिएशन नहीं, फाइंड आइडियल सोर्स नहीं, रीच एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक पहुंचा जा सकता है? नहीं, वी कैन नॉट रीच एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसलिए यहाँ पर आपको पॉसिबल नहीं होता है कि आप 100% एफिशिएंसी अचीव कर लें। तो ये बात ध्यान रहेगी। अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर चले जाएं तो हमारी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। 2002 का ये क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? ठीक है, पहला, ऑल रिवर्सिबल साइकिल हैव सेम इफिशिएंसी। पहली बात क्या बोल रहा हो कि सारे रिवर्सिबल साइकिल की इफिशिएंसी क्या होगी? सेम। रिवर्सिबल साइकिल हैज मोर इफिशिएंसी देन इरिवर्सिबल। ये तो सही है, ठीक है। रिवर्सिबल साइकिल की इफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल वन, ये भी सही है। कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है, कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल है, कार्नोट साइकिल है मैक्सिमम इफिशिएंसी, ये भी सही है। तीनों पॉइंट सही हैं। कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल है, ठीक है। दूसरा, कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम इफिशिएंसी, ये भी बात बिल्कुल सही है। थर्ड, रिवर्सिबल साइकिल हैज मोर इफिशिएंसी, ये बात भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑल रिवर्सिबल साइकिल हैव सेम इफिशिएंसी, ये गलत है। सभी रिवर्सिबल साइकिल की इफिशिएंसी सेम होती है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई सभी को। यहां पर देखिए, टू स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल रेडियाई 1 मीटर एंड टेम्परेचर 4000 Kelvin. The ratio of energy radiated per second by the first sphere by the second is. Energy radiated by the first sphere and by the second sphere is. यहां पर मैंने एक स्फेरिकल बॉल ले लिया। देखना, ध्यान समझना मेरी बात को। ये एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, और इस स्फेरिकल बॉडी को मैंने हीट किया। क्या करा? गर्म करा। इसके अंदर की तरफ एक ऑब्जेक्ट रखा जिसको स्विच ऑन करके वायर ला के बाहर रखा, और मैंने क्या करा? इस ऑब्जेक्ट को हीट किया। हीट किया तो पूरा स्फीयर हीट हो गया धीरे धीरे करके। अब स्फीयर अगर हीट हो गया तो ये स्फीयर क्या रेडिएट करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। तो यहां पर जब भी कोई बॉडी इस तरीके से होती है जो एनर्जी रेडिएट करेगी, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा सिग्मा ए टी। ये आपने पढ़ा भी था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर, ये वहां पर पढ़ा गया था आपने। इसका फॉर्मूला आ गया सिग्मा ए टी, जिसमें सिग्मा क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय फर्स्ट स्फीयर टू डेट ऑफ सेकंड स्फीयर, सिग्मा कांस्टेंट। टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर में डिफरेंस गिवन है? 4000 और 2000। तो ये वाला टेम्परेचर हो गया 4000। सिग्मा ए टी की पावर 4 होता है, क्योंकि ये होता है ई, एनर्जी रेडिएटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर। ये टेम्परेचर कौन सा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सबको समझ में आ रही बात? तो सिग्मा और ए क्या है? कांस्टेंट। यहां पर हो गया 4000 की पावर, और यहां पर हो गया 2000 की पावर। सही। ए क्या है? पाई R1 स्क्वायर। R1 कितना है? और यहां पर क्या है? पाई। और R2 कितना है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बॉल है और दूसरी बॉल है, उनका रेडियस अलग अलग है। मैं यहां पर वो फिगर बना देता हूं। ये रही दूसरी बॉल। एक का जो डाया दिया है वो कितना गिवन है? रेडियस 4 मीटर, और दूसरे का, दोनों हीट रेडिएट कर रही हैं। सही है। अब मुझे बताइए इसका जो आंसर आएगा, ये कैंसल, ये कैंसल, 1/16 हो गया। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर
4 4 जा 16, 4 से 4 गया 16, 16 गया, कितना आया? क्या ये आंसर सही है? चेक करें जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 1:1 इसका करेक्ट आंसर है। तो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था? ये फॉर्मूला जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में आपने पढ़ा है, और उसका रिलेशन ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये अगर आपको समझ में आता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल हो जाएगी भाई। सही आंसर ये रहा 1:2, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है ये? 100%। आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा यहाँ पर। इफ मास एनर्जी इक्विवेलेंट टेकन इनटू अकाउंट व्हेन वाटर इज कूल्ड फ्रॉम आइस, द मास ऑफ वाटर शुड बी। अगर वाटर को कहाँ से कूल किया? वाटर इज कूल्ड फ्रॉम आइस, तो मास ऑफ वाटर शुड बी, ये वाला रिलेशन आ रहा है। वाटर इज कूल्ड फ्रॉम, क्या कर रहा है ये? एनर्जी लूज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी द व्हेन वाटर इज कूल्ड फ्रॉम द आइस इट लूज एनर्जी। तो यहां पर अगर ये एनर्जी लूज कर रहा है तो मास क्या हो जाएगा? और ये कब कंडीशन पॉसिबल है? जब मास सही। ये रिलेशनशिप सबको पता होगी, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है। और अगर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है तो बॉडी ने क्या करी? एनर्जी लूज करी, तभी तो बर्फ बना उधर। तो यहाँ पर जो उसने एनर्जी लूज करी, एज अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी व्हेन द वाटर इज कूल्ड टू फॉर्म आइस, वाटर क्या बना रहा है इसके अंदर? आइस। तो वाटर इज कूल्ड टू फॉर्म आइस, तो ये कंडीशन बनी, वाटर इज कूल्ड फ्रॉम आइस। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? लूज एनर्जी। वाटर था, एनर्जी आया थी, आप बर्फ को हीट दोगे तो बनेगा पानी, और पानी में तो हीट निकाल लो तो क्या बनेगा? तो ये आइस बना, तो इसने क्या करा? हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसने हीट एक्सट्रैक्ट करा तो ये बॉडी ने हीट लूज करी, तो एनर्जी लूज करी, तो एनर्जी लूज करने बॉडी क्या बन गया? आइस फॉर्मेशन आ गया। तो व्हेन द बॉडी लूजेज इट्स एनर्जी कन्वर्ट इनटू आइस, एंड व्हेन द एनर्जी इज लूज्ड बाय द बॉडी, सो एज पर द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एनर्जी ड्रॉप, मास। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका एक रिलेशनशिप है और इसका सही आंसर डिक्रीजेज ये रहा। क्या सबको समझ में आ रहा है कारण क्या है? क्यों ये गलत है समझ में आया? क्योंकि इंक्रीज नहीं हो पाएगा, कारण ये रहा। रिमेन्स अनचेंज, गलत, कारण ये है। और फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, कारण ये है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, मतलब अगर मास बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, मास घटेगा एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी मास घटेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर क्लोज टू ब्लैक बॉडी। कौन सी बॉडी इसके अंदर 2002 AIEEE का क्वेश्चन है ये, जो आपके JEE मेंस के उसमें दिखती है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर क्लोज टू अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बोर्ड पेंट, ग्रीन लीव्स, रेड रोज, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल किसे कहते हैं? ब्लैक होल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये बॉडी है पूरी इस तरीके से, और यहाँ पर एक स्पेस है, और रे ऑफ लाइट इसके अंदर गई, टकराई, और अब रे ऑफ लाइट इसके अंदर ही क्या कर रही है? और बाहर निकली क्या? हाँ, कितने परसेंट गई अंदर, कितने बाहर, कितने परसेंट? सबसे ज़्यादा इसने एब्जॉर्ब करा, तो इसको कहते हैं ब्लैक होल। रे ऑफ लाइट अंदर ही घूमती रहेगी। ग्रीन लीव्स करती है हीट एब्जॉर्ब, करती है, तभी तो क्लोरोफिल वो सब मिलकर खाना बनाने वाली प्रोसेस पूरी होती है, लेकिन फिर भी हीट रेडिएट कर देती है, इस पर बहुत कम आती बाहर। दूसरा है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पेंट करना किसी को लगता है ब्लैक बॉडी मतलब काले कलर की बॉडी होगी, नहीं। ब्लैक बॉडी जो हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी और रेडिएट कम करेगी। ठीक है, तो ये ब्लैक बोर्ड गलत आंसर है। ब्लैक से ब्लैक का मतलब नहीं है इसके अंदर, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है एक ये कि ब्लैक बॉडी मतलब काले कलर को पेंट कर दिया तो वो ब्लैक बॉडी हो गई तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, ऐसा नहीं। थर्ड है रेड रोज, हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, लेकिन इतने क्वांटिटी में नहीं करता, इतनी क्वांटिटी में ब्लैक होल करता है। तो करेक्ट आंसर इज ब्लैक होल। समझ में आ रहा है कारण क्या है? आप पढ़ने बैठे हो, समझ ना मेरी बात को, आप पढ़ने बैठे हो,
ना कि आप एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर रहे हो और या एग्ज़ाम चल रही है JEE, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको एक बात समझना पड़ेगी कि जब पढ़ रहे हैं तो सही ऑप्शन क्या है वो भी पता होना चाहिए, और 3 गलत क्यों हैं ये भी पता होना चाहिए। हम पढ़ने बैठे हैं, एग्ज़ाम देने नहीं बैठे हैं, किसी ने बोल दिया ए और टिक कर दिया और सही आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? तो ध्यान से थोड़ा सा पढ़ो, अच्छा रहेगा। AIEEE का 2002 का क्वेश्चन है, इंफ्रारेड रेडिएशंस क्वेश्चन है यहाँ पर 17 वाला आपकी बुकलेट में। इंफ्रारेड रेडिएशंस इज डिटेक्टेड बाय, एक सीधा सा क्वेश्चन था, पायरोमीटर। 2002 में आया था कि इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्ट किससे करते हैं? पायरोमीटर से। पायरोमीटर एक डिवाइस है जिससे आप IR रेडिएशंस को फाइंड कर पाते हैं। ये उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ट्रैक करता है पायरोमीटर, और उसके थ्रू आपको बताता है कि ये रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो अब ये सीधा क्वेश्चन टिक करने वाला था, सीधा टिक करना था इस क्वेश्चन को। आपने क्या गड़बड़ कर दिया, आपको पता ही नहीं था नाम क्या है। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है? जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका होमवर्क क्या है? ये कहाँ यूज़ होता है, ये कहाँ यूज़ होता है और ये कहाँ यूज़ होता है, आपको पता करना है। नैनोमीटर कहाँ यूज़ होगा, ठीक है, फोटोमीटर कहाँ यूज़ होगा, स्पेक्ट्रोमीटर कहाँ यूज़ होता है। स्पेक्ट्रोमीटर तो क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि स्पेक्ट्रोमीटर कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, चलिए, हीट गिवन टू अ बॉडी विच रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज स्पेसिफिक हीट, है ना? स्पेसिफिक हीट होना चाहिए। देख मी चेक दी आंसर, बी आंसर दे रहा है थर्मल कैपेसिटी। अब हीट गिवन टू अ बॉडी विच रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब समझने मेरी बात को, स्पेसिफिक हीट आंसर वाटर इक्विवेलेंट तो पिक्चर ही अलग है, टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ होता है, ये भी एक अलग बात हो गई। ये 2 कन्फ्यूजन बने थे, इसमें मैंने ये आंसर दिया, ये आंसर गलत हो गया। क्यों? स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर kg पर डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, मतलब किसी बॉडी का जूल पर kg केल्विन बनता है इसके अंदर, या जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। क्यों? किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसका मास भी 1 किलो हो या 1 ग्राम हो, यूनिट मास, कितनी हीट देना पड़ेगी, दैट इज सेड टू बी स्पेसिफिक हीट। अब आपने मास 1 kg को हटा दिया, इसमें क्वेश्चन है 1 kg मास नहीं दिया है। अब आपने बोला कि एक बॉडी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जो हीट देंगे उसको क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे उस बॉडी को 1 डिग्री टेम्परेचर, बॉडी 10 किलो 50 किलो 100 किलो या 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, लेस देन अ kg या मोर देन अ kg हो गया। अब जो आपने हीट दी उस हीट से उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, और उसका क्या कहेंगे? उस हीट को कहेंगे आप थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पर यूनिट बनी जूल पर डिग्री सेल्सियस, पर यूनिट मास की बात इसके अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए 1 मिनट पानी पी ले जरा। चलिए, तो यहाँ तक की बात आई थिंक सभी को क्लियर होगी। एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए एक स्टूडेंट को। आप खुद कैलकुलेट करो कि क्या आप इतना पानी पीते हो। अर्थ पर 79% अप्रॉक्स वाटर है, और बॉडी के अंदर भी सेम कंडीशन बनती है। तो इसलिए एक स्टूडेंट को, क्योंकि जब तक एक स्टूडेंट फिट है तब तक तो वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है। आप खुद याद करो, आपकी हेल्थ इशू थोड़ा सा भी होता है तो आप उस दिन कोचिंग जाने से, स्कूल जाने से मना कर देते हो, और ना घर पे भी किताब का पन्ना ही पलटते हो। और उसका कारण क्या है कि जब आपकी हेल्थ ही प्रॉपर नहीं है, एक स्टूडेंट की हेल्थ ही प्रॉपर नहीं है, तो वो स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस कैसे करेगा? किताब खोल के बैठ गया तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। इसलिए एक स्टूडेंट को एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अप्रॉक्स पीना चाहिए, एज़ पर द डिमांड ऑफ बॉडी। कुछ लोग होते हैं उनकी बॉडी डिमांड कम करती है पानी की, तो चल जाता है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा किसी फिजिशियन से डिस्कस करके, किसी डॉक्टर से डिस्कस करके आपको प्रॉपर अपना डाइट प्लान बनाना चाहिए एक स्टूडेंट को, और कितना लीटर ऑफ वाटर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो देख करके आपको वाटर कंजम्पशन प्रॉपर करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, जरूरी है। आगे बात करते हैं हम। AIEEE 2002 का क्वेश्चन है,
कुकिंग गैस कंटेनर्स आर केप्ट इन लॉरी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कैसी हो गई? कांस्टेंट। द टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इनसाइड विल। अब स्पीड कांस्टेंट है तो टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बदलना तो नहीं चाहिए, इसके अंदर आ रहा है द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डिटरमाइंड बाय द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो कितनी होगी? जैसा कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि V क्या है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन भी क्या हो जाएगी? अब काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज नहीं हुई तो टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर, यही रिलेशनशिप ऐसा कुछ बनेगा अंडर रूट फॉर्म में जो भी होता है। तो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी बॉडी की चेंज नहीं हो रही है तो टेम्परेचर बॉडी का चेंज क्यों इंक्रीजेज नहीं है, क्यों डिक्रीजेज नहीं है, ये सब भी क्यों नहीं समझ में आ गया? तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनेट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, ठीक है, दो होती है और एक और कौन सी होती है, एक और याद नहीं आ रही। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी जो इसके अंदर होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसके अंदर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही बात सबको 100%? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू द बॉडी एट हायर टेम्परेचर। एक बॉडी है लो टेम्परेचर, एक बॉडी है हाई टेम्परेचर, क्या लो से हाई में हीट ट्रांसफर हो जाएगी? तो फिर क्या लगाना पड़ेगा और इस पर क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करेंगे तभी हीट लोअर काइनेटिक लोअर बॉडी टेम्परेचर से कहां ट्रांसफर हो जाएगी? कौन सा लॉ में बोला गया था ये? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था बताओ? जितनी भी हम बॉडी को हीट सप्लाई करेंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन एनर्जी एंड रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ऑल द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। इस फॉर्म से आया था वो साइक्लिक प्रोसेस में। और फिर उसके बाद में आया था डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू के ऊपर प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ मैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट और सेकंड, और उसके अंदर मैंने उसमें डिटेल डेप्थ में बात की थी, ठीक। तो इसका आंसर समझ में आया कि क्या है और क्या नहीं है। चलिए, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या? हीट फ्लो जीरो, हीट कांस्टेंट, चेंज इन हीट जीरो हो गई। अब प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, इनका रेशियो क्या कहलाएगा? द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। अब यहां पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है आपको गिवन तो इस फॉर्म में है ना, ठीक है। जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको समझना, T की पावर गामा इज इक्वल टू P की पावर गामा माइनस